नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर किरण पब्लिकेशंस की बुक्स हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। काफी पुराना पब्लिकेशन है, जबरदस्त बुक है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो खास तौर से नए छात्र हैं उन छात्रों के लिए ये पुस्तकें काफी उपयोगी साबित होंगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया गया है जिससे आप लोग समझ सकेंगे कि यूपीएसआई का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक ये सामान्य ज्ञान की एक अलग से पुस्तक आती है जिसमें सामान्य ज्ञान एवं मूल विधि का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है विस्तृत व्याख्या सहित। इसमें आप लोगों को 4500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये कॉम्बो सेट इनका आता है। इसमें ये सामान्य ज्ञान और मूल विधि का अलग से बुक है। रीजनिंग का एक अलग से सॉल्व पेपर आता है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें भी सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसमें आप लोगों को यूपीएसआई के 3500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे पिछले सालों के, और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। इसी तरीके से इनका एक सॉल्व पेपर आता है जो कि काफी अच्छा है। गणित का है ये, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का। इसमें आप लोगों को 2400 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी और ये पुस्तकें हिंदी माध्यम की। इनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब से कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैंने सुबह का वीडियो बनाया तो बहुत सारे विद्यार्थी कई तरीके के कमेंट कर रहे थे, खास तौर से जो नए विद्यार्थी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो ही बना देता हूं। चलिए हम मुख्य चीजों की बात करेंगे केवल, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। पहले ही बता देता हूँ कुछ बातें, जैसे इसमें योग्यता जो होती है वो स्नातक मांगी जाती है और इस बार उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। आज की इस वीडियो में ये भी चर्चा करूंगा कि इस बार की कट-ऑफ पिछली बार की तुलना में ज्यादा जाएगी। क्यों जाएगी उसके पीछे भी कुछ ठोस कारण है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये पहले देख लीजिए, इसका वेतनमान दिया हुआ है। ग्रेड पे 4200 का ग्रेड पे है, जो प्राइमरी के टीचर का होता है। नायब तहसीलदार आदि का भी यही ग्रेड पे होता है। इसमें पदों की संख्या के बारे में बताई गई है। इसमें 2-3 प्रकार के पद हैं, जैसे एक तो ये साधारण दरोगा जो होते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये उसमें पदों की संख्या है 4242। नीचे प्लाटून कमांडर के भी पद हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी विभाग का अलग कर दिया गया, 135 पद इसके हैं। अलग अलग कैटेगरी का विवरण भी ऊपर दिया गया है और यहाँ पर नीचे ये पुरुष के लिए अलग से बताया गया और महिला के लिए अलग से बताया गया है। तो ये पूरा समय सारणी है। इसके लिए आवेदन आपके 12 तारीख यानी कल से शुरू हो चुके हैं। इसके लास्ट डेट 11 सितंबर है। किसी भी भर्ती का कोई भी अगर आपको आवेदन करना हो, मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, लास्ट में किसी भी विद्यार्थी को आवेदन नहीं करना है। लास्ट डेट का किसी भी विद्यार्थी को इंतजार नहीं करना, ये तो सभी लोग बताते हैं। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए कि बिल्कुल शुरू में भी आवेदन नहीं करना है। बिल्कुल शुरू में कभी भी आवेदन न किया करिए। कम से कम 2-3 दिन बाद ही आवेदन किया करें। कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में बदलाव होता है और बहुत सारी जो जानकारियां भी होती हैं कि जैसे आय कब का लगना है, निवास कब का लगना है, जाति कब का लगना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपको 1-2 दिन बाद और अधिक क्लियर हो जाती हैं। तो 1-2 दिन में जो सारी चीजें वो स्पष्ट हो जाती हैं, तो लगभग 2-3 दिन बाद आवेदन किया करें और बहुत ज्यादा दिन न किया करें। कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो तो उसको 10 दिन के अंदर, जैसे ही आवेदन होते हैं उसके 10 दिन के अंदर आप लोग अपना आवेदन करके कंप्लीट कर लें। लास्ट में सर्वर खराब हो जाता है या कभी कभी दिमाग से बातें उतर आ जाती हैं, कुछ व्यस्तता हो जाती है, तो लोग भूल भी जाते हैं लास्ट डेट के बारे में। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के विद्यार्थी हैं, सबको 500 रुपए देना है। एससी एसटी आदि को 400 रुपए देना है। राष्ट्रीयता के बारे में लिखा है कि कोई भी भारत का नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग, तिब्बत शरणार्थी, और ये देखिए। तो यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब सभी को पता है कि किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। शैक्षिक योग्यता के बारे में लिखा है जिन विद्यार्थियों का भी स्नातक कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा अपीयरिंग के विद्यार्थी को मौका नहीं दिया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को बता दे रहा हूँ, कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो कि जो अपीयरिंग का जिसका रिजल्ट अभी तक आया हो या जिसने परीक्षा दी हो या लास्ट ईयर का हो ग्रेजुएशन का, वो स्नातक नहीं कर पाएगा, वो आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है समकक्ष अर्हता के बारे में। नीचे आप आ जाइए, वही जो बात मैंने बताई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, आवेदन करते समय शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका, प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। ये और अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
नीचे लिखा आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। आप लोग जो ओटीआर कर रहे हैं, पहले आवेदन के पहले आपको ओटीआर करना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर ओटीआर हो रहे हैं। ओटीआर का मतलब होता है सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और इसमें कोई भी गलती ना करें, अगर गलती करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी बदलाव करने में। जो प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध हो ईडब्ल्यूएस का है तो आप ईडब्ल्यूएस उसमें क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं क्लिक करेंगे। और ये नहीं कि हम बाद में बनवा लेंगे, ये नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी समय नहीं मिलेगा। और अगर आपकी ओटीआर में भिन्नता है, आवेदन पत्र में भिन्नता है, प्रमाण पत्र कुछ और प्रस्तुत करते हैं लास्ट में, तो फिर दिक्कत होना तय है। तो ओटीआर जब भी भरें तो सारे प्रपत्र अपने देख लेंगे हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं है। अधिमानी अर्हता के बारे में यहाँ पर लिखा है कि अधिमानी अर्हता का कोई अंक नहीं होता है तो विद्यार्थी के जब नंबर बराबर होते हैं तो उस विद्यार्थी को वरीयता दी जाती है। इसमें किन विद्यार्थी को वरीयता दी जाएगी, ये कहा गया कि जिनके पास अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो उनको वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अगर किसी ने सेवा किया हो तो, और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का अगर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उसको भी वरीयता दी जाएगी। केवल वरीयता दी जाएगी और ऐसा नहीं कि इसका कुछ अंक मिलना है इससे मेरिट बढ़ेगी। नीचे यहाँ पर लिखा भी नोट, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा 21 से 28 होती है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में। लेकिन इस बार 3 साल की उम्र सीमा में छूट भी दी गई है, अभी उसके बारे में कहीं आगे लिखा होगा। अब जनरल के जो भी विद्यार्थी हैं वो 31 साल तक आवेदन करेंगे और जो SC ST OBC है उनको और अधिक छूट दी गई है। उसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं। 3 वर्ष की छूट अपवाद स्वरूप केवल इस बार। लेकिन आपको याद होगा कि 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो विद्यार्थी कोर्ट तक गए थे तो छूट नहीं मिली थी। लेकिन हो सकता है कि विद्यार्थी ने आंदोलन किया, कुछ भी किया हो, तो उन्होंने सोचा होगा अगली बार देंगे और इस बार इन्होंने छूट दे दी है दरोगा भर्ती में। और ये छूट याद रखिएगा, यही मैं बताने वाला था वीडियो के शुरू में, आपसे मैंने कहा भी था कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ज्यादा इसीलिए जाएगी क्योंकि एक तो ये कि पिछली बार की तुलना में पदों की संख्या आधी है। पिछली बार लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आई थी, इस बार लगभग 4500 यानी कि लगभग आधी पदों पर भर्ती आई है, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी कि इस बार उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। जब जब भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाती है तब तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस कांस्टेबल भर्ती उत्तर प्रदेश की। लगभग 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई थी। तो किसी को यह अनुमान नहीं था कि जब 60,000 पद इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे चली गई है। उसका भी कारण यही था कि उसमें उम्र सीमा में छूट दे दी गई थी, जिसकी वजह से फीसेस के विद्यार्थी और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं SSC के सबसे ज्यादा विद्यार्थी आ गए थे। SSC आदि की नहीं तो अधिकतम उम्र सीमा तो कांस्टेबल में 22 वर्ष होती है सामान्य वर्ग की, तो 2-3 साल तो लोग कम ले पाते हैं अपनी एज मार्कशीट में, उसके बाद में 2-3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल गई। OBC के विद्यार्थी और अधिक आ गए, उनको तो ऑलरेडी छूट रहती है, और SC के भी। तो इसकी वजह से जो अन्य फील्ड के विद्यार्थी थे वो आ गए थे कांस्टेबल में। वही यहाँ पर भी होगा। जब जनरल के विद्यार्थी 31 साल, 2-3 साल उनकी कम होगी, 32-33 साल तक के विद्यार्थी जो वो आवेदन करेंगे एक तरीके से। और यहाँ पर जो OBC और SC वगैरह के जो विद्यार्थी हैं उनको भी छूट अलग से दी गई है, यानी कि OBC को 5 साल और 3 साल की जो और छूट दे दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा 5-3-8 साल की छूट दी गई है। 28-8-36 साल तक के विद्यार्थी आवेदन करेंगे इस बार। तो दरोगा वैसे भी महत्वपूर्ण पद है माना जाता है उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे तो ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं जानता हूं जिन लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके दरोगा ज्वाइन किया है। नायब तहसीलदार और इस तरीके के बहुत सप्लाई इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोग वर्ग के जो पद है वो छोड़ देते हैं। उनका रहता है कि हमको वर्दी ही पहनना, वर्दी की नौकरी करनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं शासनादेश पे 5 वर्ष की तो OBC को वैसे भी छूट रहती है, SC को भी वैसे भी छूट रहती है 5 साल की, और 3 साल की जो है कोविड आदि के कारण से जो छूट दी गई है SC ST OBC सभी को 8 साल की छूट दी गई है। 28 में 8 जोड़ेंगे 36 साल हो गई। तो ये 36 साल तक के विद्यार्थी SC ST OBC आदि के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, स्ट्रेटजी बनाए, ग्रुप बनाए, जिस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं अपना पढ़ाई कर सकते हैं। नीचे वैवाहिक वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिए, ये जरूरी है, बाकी चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और महिला बटालियन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। एक नई नियमावली बनी थी 2015 में, वही जो लिखित परीक्षा के आधार पर जो भर्ती होती है सेम उसी तरीके से है। ये नीचे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा का प्रारूप। तो आपकी एक 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी सभी विद्यार्थियों की एक साथ। सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है सेक्शनल कट ऑफ का, ये बहुत कठिन होता है। आपने इसमें भले 100 नंबर ले आए, अगर किसी एक में आपने कम नंबर अर्जित किए तो फिर आपकी जो
आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे। ये खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी बहुत अच्छी है, मूल विधि भी आपने किसी तरीके से कर लिया, और अगर आप मैथ में आपने कम किया, नीचे लिखा है उसके बारे में कितना कम किया, अगर मैथ में आपने 30 से कम किया, 35 से कम किया, तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपको हर पोर्शन में पास होना है, और पास होने का जो क्राइटेरिया वो नीचे बताया गया है। तो यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न आएंगे वो 160, 4 चौको 16, 40 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, 40 नंबर की मैथ, 40 नंबर की सीधी बात है रीजनिंग, 100 नंबर, 400 अंकों का ये पूर्णांक है यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात बता रहा था वो ये, जिसमें जो कि बहुत खतरनाक होता है, ज्यादातर विद्यार्थी इसी में फेल हो जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्येक विषय में, हिंदी में भी 35, मैथ में भी 35 कम से कम लाना होगा, उसके बाद ही फिर मेरिट बनेगी आपकी। और टोटल जो है वो 50% होना चाहिए। ये टोटल 400 में 200 से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो यानी कि कोई भी पोर्शन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, सभी विषय पे बराबर ध्यान देना चाहिए। जो विषय आपको नहीं आता, जो कठिन है सबसे ज्यादा, उसी की मेहनत आपको करनी होगी। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट जिनको ज्यादा आता है वो वही विषय ज्यादा पढ़ा करते हैं, और जो विषय कठिन होता है उनको लगता है जो आता है, जो कमजोर होता है उनका, वो उससे वो बचते हैं, उससे वो भागते हैं। पेपर के लिए लिखा है यहाँ पर, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में पेपर ये करा लेगा। और ये जो पेपर होगा वो कलम कागज आधारित लिखित परीक्षा की प्रणाली से संचालित करेगा। तो जानते हैं क्यों हुआ? पिछली बार कितनी धांधली हुई थी, बहुत धांधली हुई थी। मैंने तो अपने चैनल के माध्यम से ये बात बहुत उठाई थी। कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके और बहुत सारे विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया था, साल भर भी बैठे थे, और जो परीक्षा केंद्र थे वहां से सेटिंग हुई थी, इन्विजिलेटरों ने नकल करके पढ़वाया था, बहुत सारी चीजें हुई थी दरोगा भर्ती में, बहुत लड़कों ने आंदोलन किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। और धीरे सीटेट भी ऐसे हुआ था, बहुत सारे एग्जाम में ऑनलाइन हुआ था, लेकिन बाद में ये हुआ कि अरे यार ये तो ऑनलाइन तो भाई पकड़ना मुश्किल है, बहुत धांधली होती है, परीक्षा केंद्र में सेटिंग कर लेते हैं और सेंटर वाले खूब नकल करवाते थे। तो ये बदलाव कर दिया गया कि अब जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। समय कम मिलेगा, समय कम पड़ जाता है इसमें, चूंकि देखिए दरोगा भर्ती का जो पेपर होता है वो सरल नहीं होता है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे जो भी हो, तो इसमें टाइम लगता है। तो टाइम का मैनेजमेंट का भी ध्यान दें। जो अभी टेस्ट वगैरह देंगे आप, कि कहीं पर भी दें, किसी भी कोचिंग में जहां पर भी दें, तो वहां पर इसका भी खास ध्यान रखें। नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर पेपर के कई दिन होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। लिखित परीक्षा जब हो जाएगी तो उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ये सब आपका होगा। और पदों की संख्या के हिसाब से कुछ विद्यार्थियों को 10 गुना 15 गुना विद्यार्थियों को ये लोग बुलाएंगे। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी लंबाई चाहिए, तो लिखा है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, और एसटी के को 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। सीना के बारे में लिखा है 79 और 84, यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 82 सेंटीमीटर फुला करके, 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होता है। सभी भर्तियों में ऐसे ही होता है जहां पर सीना मांगा जाता है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, महिला एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए सीना नहीं है, महिलाओं के लिए टोटल वजन है, तो टोटल वजन जो कम से कम 40 किलो का होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा ये महत्वपूर्ण है, इसमें चूंकि दौड़ भी होती है। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं करते हैं इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे और उसी के स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा, और जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। यहाँ पर लिखा भी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उस संस्कृत सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाए। जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका इस तरीके से जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई महत्वपूर्ण अपडेट्स इस नोटिफिकेशन की। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का वहीं पर जवाब देने के लिए। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।